वो जो इमेजेस प्रोड्यूस करता है फॉर आ रैंडम सैम्पल फ्रॉम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी होती हैं बट सम ऑफ देम लुक ब्लरी। तो हम ये कर सकते हैं कि लेट्स से ये हमारा इनकोडर वाला पार्ट हो गया, और उसके बाद ये चीज़ इनकोडर, फिर ये डिकोडर वाला पार्ट हो गया, और डिकोडर और इनकोडर वाला पार्ट हम उस पॉइंट तक कहते हैं जहाँ तक लेट्स से वो मीन और वेरिएंस जो है वो प्रेडिक्ट करता है। मीन और वेरिएंस उसने आउटपुट की, और एक सैंपल जो है ना उसने, फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन से हम एक सैंपल ड्रॉ करते हैं, वो हम डिकोडर को देते हैं, एंड देन डिकोडर आउटपुट्स समथिंग दैट इज़ of the same size as our input। ये हमारा अभी तक का आर्किटेक्चर था। इनपुट आ गई, इनकोडर आ गया, ये एनकोडिंग आ गई या कोडिंग आ गई, लेटेंट स्पेस आ गई, और ये एनकोडिंग बेसिकली दिस इज़ अ सैंपल फ्रॉम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये वेरिएशनल एनकोडर के केस में दिस इज़ अ सैंपल फ्रॉम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिंबल है, मीन होता है गॉसियन का, और कोई स्टैंडर्ड डिविएशन होती है, मीन 0, स्टैंडर्ड डिविएशन 1, लेट्स से इस तरह का कुछ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ज़्यादातर जो सैंपल्स आएंगे आपके पास वो मीन के पास ही आएंगे। अच्छा एनीवेज, तो ये सैंपल आपके पास आ गया, आपने डिकोडर को दिया, उसने वो चीज़ बना दी, एक्स डैश might be exactly similar to x or it might be slightly blurry, not realistic। तो हमने इसके बाद कल जो है ना वी ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग अ सिंपल क्लासिफायर जो इस इनपुट को लेता है, और उसका काम ये होता है बताना कि इज़ इट इट्स अ बाइनरी क्लासिफायर, और वो बताता है कि इज़ इट रियलिस्टिक और इज़ इट बैड या फेक। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि चीज़ बनाना जो है ना वो मुश्किल काम होता है। इस इनकोडिंग से एक्स बनाना जो है वो मुश्किल काम है। क्रिएटिंग थिंग्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट क्रिटिसाइजिंग इज़ वेरी इजी। आप बड़े आराम से इसको कह सकते हैं कि ये जो तुमने एक्स डैश बनाया है वो बहुत अच्छा नहीं है। दिस इज़ जस्ट द फैक्ट ऑफ लाइफ के क्रिटिसाइजिंग इज़ सो ईजी। ये वाला जो क्लासिफायर है, बाइनरी क्लासिफायर, या इसको हम डिस्क्रिमिनेटर कह लें, जो असल और नकल में डिस्क्रिमिनेट कर सके। डिस्क्रिमिनेटर, इसको ट्रेन करना बहुत आसान है। ये कुछ हमारे पास एक्स तो पड़े ही हुए हैं अनलेबल्ड, हमें नहीं पता इमेज में क्या चीज़ है, लेकिन हमारे पास कुछ एक्स तो पड़े ही हुए हैं यहाँ पे इस फोल्डर में। और फिर हमने ये इनकोडर डिकोडर ट्रेन कर लिया, तो उसने कुछ एक्स डैश बनाकर हमें दे दी, वो भी हमने इस फोल्डर में रख लिए। हम इस क्लासिफायर को इस तरह ट्रेन करते हैं कि हम कहते हैं कि अच्छा जो इस फोल्डर में से इमेज आ रहा है वो एक क्लास है, और जो दूसरे फोल्डर में से आ रहा है वो दूसरी क्लास है, तो तुम सीख लो। तो अगर तो तस्वीर बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, इस एक्स डैश वाले फोल्डर में एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, कुछ बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं इनपुट से, तो उसके लिए ये बड़े आराम से बता देगा, थोड़े से इमेजेस पर ट्रेनिंग कर दें। और अगर इसमें बिल्कुल शार्प इमेजेस हैं और इसमें ब्लरी इमेजेस हैं, तो भी ये बाइनरी क्लासिफायर सीख जाएगा कि ये चीज़ असल जैसी नहीं है।
this was the big idea. This is called adversarial training. एडवर्सेरियल ट्रेनिंग आपने पहले भी सुनी है। एडवर्सेरियल का वर्ड आपने सुना है जब हम नेटवर्क्स में एडवर्सेरियल जब हम अटैक कर रहे थे नेटवर्क्स को, तो अब थोड़ा डिफरेंट है। अब जब हम एडवर्सेरियल ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, तो वो उसका मतलब कुछ और है। उसका मतलब ये है कि एडवर्सरीज़ हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो ये जो पहले वाला हमने नेटवर्क बनाया है, ये इनकोडर डिकोडर वाला, फर्ज कर लें, इसका काम है रियलिस्टिक चीज़ें बनाना जो होंगी तो नकली लेकिन दिखेंगी असली। और ये जो दूसरे वाला नेटवर्क आपने बनाया है, ये वाला, ये उसकी गलतियां पकड़ना चाहता है। तो दो नेटवर्क मिलकर एक वक्त आएगा कि, मतलब अभी हम देखते हैं, तो ये दो नेटवर्क्स के दरमियान मुकाबला है। तो आपके पास एक तरीका आ गया कि पता चलाने का, एक तो इस फोल्डर में से यूजलेस चीज़ों को ऑटोमेटिकली फारिग करने का, लेकिन आपके पास एक और तरीका भी आ गया है कि आप अपना ये जो पहले वाला नेटवर्क है, इसको मज़ीद बेहतर करें। इसको इतना बेहतर करें कि एक वक्त आए कि ये जो डिस्क्रिमिनेटर है, ये बता ही ना सके कि असल क्या है और नकल क्या है। तो ये जो पहले वाले नेटवर्क की, जो कि सिंथेटिक एग्जांपल्स प्रोड्यूस करने के लिए आपकी रिकॉर्डिंग, यस, तो ये जो पहले वाला नेटवर्क है, जिसका काम ये था कि उसने ऐसे सैंपल्स प्रोड्यूस करने हैं जो बिल्कुल असल दिखें, तो वो अगर पहले वो जो उसके सैंपल्स हैं उनमें दिख रहा है कि वाज़े दिख रहा है कि गड़बड़ है, तो this other network is helping you to comment on the quality of your synthetic examples. तो ये जो दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है, ये जो डिस्क्रिमिनेटर है, इसका काम ये है कि ये कोशिश करेगा कि ये बताए कि असल कौन सा और नकल कौन सा है। और इसका कमाल ये होगा कि ये बिल्कुल असल दिखती हुई चीज़ जो कि नकली हो, उसको बताने में कामयाब हो जाए। तो इसका एम ही है। और ये जो पहले वाला नेटवर्क है आपके पास, जिसने प्रोड्यूस करनी है सिंथेटिक एग्जांपल्स, उसको एक इंडिकेटर मिल जाता है। अगर तो डिस्क्रिमिनेटर उसकी बहुत सारे सैंपल्स को फेक कह रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने कोई ख़ास अच्छा काम नहीं किया, उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये दो नेटवर्क्स के दरमियान मुकाबला होना, तो इसको एडवर्सेरियल ट्रेनिंग हम बोलते हैं। तो फिर अच्छा, अब आप इमेजिन करें कि शुरू में आपने एक डिस्क्रिमिनेटर बनाया था जिसने कुछ सैंपल्स को कह दिया था, या तकरीबन सारे सैंपल्स को इसने कह दिया था कि नहीं, ये तो बहुत ही बुरे। तो आपने ना इसको दोबारा से ट्रेन किया, पता नहीं कैसे ट्रेन किया, दोबारा ट्रेन किया और एक नया फोल्डर बनाया। अब आपको लगता है कि आपने अब इस मरतबा जो आपने, क्योंकि ज़्यादा ट्रेनिंग की है, ज़्यादा मेहनत की है, तो इस मरतबा जो आपने सैंपल्स बनाए हैं वो पहले से बेहतर हैं। ठीक है, तो एक बारी इसको मिली थी सैंपल्स प्रोड्यूस करने के लिए, ये पूरी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई थी। फिर एक बारी इसको मिली थी, हमने ये दो फोल्डर दिए थे, तो पहले इसके थीटा पता चलाए थे हमने, फिर हमने
इसके थीटा पता चलाए थे, और अब दोबारा बारी मेरी है ये पहले वाले नेटवर्क को। तो इसने अपने आप को बेहतर किया किसी तरीके से, और कुछ अच्छे सैम्पल्स प्रोड्यूस किए, और अब जो अच्छे सैम्पल्स हैं वो इस फोल्डर में हैं। तो हमें लगता है ऐसे है कि अब इसने थोड़ी बेहतर चीज़ प्रोड्यूस की होगी। तो अब हम ये दो फोल्डर जो हैं दोबारा अपने ये दूसरे नेटवर्क को भी दोबारा ट्रेन करते हैं। तो क्योंकि अब हमने उसको नई वाली तस्वीरें दी हैं, तो अब उसका काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि उसको एग्जांपल्स दे दी हैं तो वो कुछ ना कुछ तो सीख जाएगा कि एक्स और एक्स डैश में क्या डिफरेंस है, ऑल्दो कि एक्स डैश थोड़ा बेहतर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दूसरा नेटवर्क है ये थोड़ा बेहतर हो जाएगा, फिर पहले वाले के पास जाएंगे, वो दोबारा अपने आप को बेहतर करेगा, फिर इसी तरह दूसरे वाले के पास जाएंगे, वो अपने आप को बेहतर करेगा। एक वक्त ऐसे आएगा कि ये जो दूसरे वाला नेटवर्क है ना, ये हाथ खड़े कर देगा, ये कहेगा कि नहीं मेरे से नहीं होता। जब ये हाथ खड़े कर देना, उसका मतलब ये है कि आपने एक्स डैश को इतना बेहतर कर लिया है कि ये अब इसको लगता है ऐसे कि दोनों फोल्डरों में एक ही चीज़ पड़ी हुई है, तो ये गिव अप कर देता है। एट दैट पॉइंट आप क्या करते हैं, आप ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट डिकोडर वाला पार्ट, ये वाला एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस पूरे सिस्टम में से, और इसके अंदर नॉइज़ डालते जाते हैं और इससे सैम्पल्स प्रोड्यूस करवाते जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन GAN। ये देखें, तो GAN भी तकरीबन उसका आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है ऑटो इनकोडर से। तो जो GAN वाला ऑथर था ना, उसमें the first thing that we discussed yesterday was that in order to come up with novel solutions, sometimes you need a very simple idea, and if you understand the problem, then you can devise such solutions. तो and if you think कि नहीं जो मैंने सोचा है वो तो बहुत सिंपल है, it is not impressive enough, this is the example which proves us wrong. Very simple things can make a big difference if one manages to explain them better. तो जो GAN है, ये उसका आर्किटेक्चर है, आपको नज़र आएगा। क्या आप डिफरेंस स्पॉट कर सकते हैं ऑटो इनकोडर और GAN के दरमियान? अच्छा, एक तो इसमें ये कि नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा है ना, GAN का मतलब होता है जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। तो जनरेटिव तो हम उसको इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि दिस इज़ वी आर यूजिंग द नेटवर्क टू प्रोड्यूस सिंथेटिक एग्जांपल्स, तो वो तो जनरेटिव हो गया। तो सिमिलरली ऑटो इनकोडर इज़ आल्सो अ जनरेटिव मशीन लर्निंग अप्रोच। तो ये जनरेटिव हो गया, और फिर एक नेटवर्क है एडवर्सेरियल नेटवर्क, दो चीज़ों के दरमियान मुकाबला हो रहा है, तो इससे जो है ना बन गया नाम GAN। तो GAN is not something that is, at least if you look at variational autoencoder, and then it doesn't appear as if it is something which is totally different from the previous approach.
this is another lesson that if you want to do quality research, your literature review should be good. अगर आपको पीछे जो solutions present हुए हैं उनकी समझ है ना, तो आपके chances बेहतर हैं कि you will propose an improvement. तो science happens in incremental steps. ऐसे नहीं होता कि आप रात को सोए और सुबह उठे और आप आपने एक सिस्टम बनाया है जो सारे सिस्टम्स को बीट कर गया. एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन एनी एग्जांपल सो फार. इट इज़ ऑलवेज a step, an increment from the last, the state of the art. तो एक तो ये हो गया. दूसरा ये कि इसने थोड़ा जो है ना थोड़ा कर दिया. पहले तो हम बना रहे थे, इनकोडर बनाते थे और डिकोडर बनाते थे, और फिर जो है ना हमारा जो एडहॉक सिस्टम था उसमें हमने एक क्लासीफायर बनाया हुआ था. इसने कहा कि मैं इस तरह करता हूँ, मैं शुरू ही नॉइज़ से करता हूँ, मुझे इनकोडर की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधा डिकोडर बनाने की कोशिश करता हूँ. और इंस्टेड ऑफ यूजिंग मीन स्क्वायर एरर, I will use the output of this classifier to train my decoder. ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ गैन वाला आर्किटेक्चर. ये इनकोडर डिकोडर में तो आप इनपुट से शुरू करते हैं, पहले इनकोडर बनता है, फिर डिकोडर, और फिर ये जो हमने ब्लू डब्बा फिट किया हुआ है. तो जी, तो जनरेटर से मुराद हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ डिकोडर या फिर इनकोडर एंड डिकोडर? जनरेटर कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको सिंथेटिक एग्जांपल्स प्रोड्यूस करके दे. जब हम एग्जांपल्स को ऑटो इनकोडिंग के तरीके से यूज़ करते हैं फिर दोनों चीज़ें आ जाती हैं बीच में. लेकिन जब ऑटो इनकोडर बन जाता है ना तो यूज़ सिर्फ डिकोडर होता है सिंथेटिक एग्जांपल्स प्रोड्यूस करने के लिए. ओके सर, थैंक यू. तो अब ये तो सिर्फ दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ना, ऑटो इनकोडर और ये गैन अभी हम देख रहे हैं. और भी शायद मेथड्स होंगे मशीन लर्निंग में. दे आर ऑल्सो कॉल्ड जनरेटिव टेक्निक्स, जो भी सिंथेटिक डेटा प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प करेंगे. तो उसमें से किसी भी टेक्निक को यूज़ करके आप जो भी सिस्टम बनाएंगे उसको हम जनरेटर कह सकते हैं. तो बहरहाल इसने जो है गैन के ऑथर ने कहा कि हम इस तरह करते हैं कि हम शुरू ही नॉइज़ से करते हैं. हम नॉइज़ से शुरू करेंगे. दिस इज नॉइज़ सैम्पल्ड फ्रॉम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे कोई नेटवर्क होगा, जो मर्ज़ी इसका आर्किटेक्चर आपकी मर्ज़ी आप सोच लें. बस ये होना चाहिए कि जो फाइनल आउटपुट है ना उसका साइज़ उतना हो जितनी आपकी ओरिजिनल जो चीज़ प्रोड्यूस आप करना चाह रहे हैं उसका साइज़ है. ठीक है, और उसके बाद ये चली जाएगी. तो ये जनरेटर हो गया, इसको जी से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ. और फिर इसके बाद एक नेटवर्क आ गया, उसमें भी आपकी मर्ज़ी है आप अपना जो ये क्लासीफायर है वो किस तरह का क्लासीफायर बनाना चाहते हैं. आपने लेयर्स अटैच करनी है बीच में, और इस क्लासीफायर की ये जो डिस्क्रिमिनेटर है इसकी जो आउटपुट है वो बाइनरी है. तो इसने बताना है रियल है कि फेक है. ठीक है, तो ये अभी हमारे पास वी हैव स्टार्टेड, और हमारे पास एक फ़ोल्डर है जिसमें हमारे पास रियल कंटेंट पड़ा हुआ है, एक्स पड़ा हुआ है. अच्छा, ना हमें पैरामीटर्स पता हैं जनरेटर के अच्छे वाले थीटा, इसको थीटा जी कह लेते हैं, और ना हमें पैरामीटर्स पता हैं अच्छे डिस्क्रिमिनेटर के. और डेटा हमारे पास है, रियल लुकिंग, लेबल्ड नहीं है. तो
शुरू में हमने रैंडम वेट्स असाइन किए हुए हैं, तो हम इस तरह करते हैं कि ये जो थीटा जी को यूज़ करके नॉइज़ इनपुट करते हैं और देखते हैं वो क्या आउटपुट करता है। पहली बारी तो वो जो भी आउटपुट करेगा दैट विल बी टोटली गार्बेज, क्योंकि ये तो रैंडम वेट्स हैं। तो वो जो भी गार्बेज बनाता है ना वो हम ले लेते हैं उससे, कि उसकी गार्बेज भी हमारे लिए यूज़फुल है, तो हम उसको ना इस फोल्डर में रख देते हैं एक्स डैश। अब हमारे पास रियल भी आ गया और ये फेक भी आ गया। पहले स्टेप में जो है अभी ये जो पहली दफ़ा इस्तेमाल किया है हमने जी जनरेटर को, उसके जो आउटपुट होंगे वो बिल्कुल ही पता नहीं अजीब से इमेजेस होंगे, उनमें शायद कुछ यूज़फुल नज़र भी ना आ रहा हो। बहरहाल तो हम कहते हैं कि चलें ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमें दे दें अपना कचरा, तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो उसके बाद फिर हम जाते हैं ये ब्लू वाले डब्बे के पास और हम कहते हैं अच्छा ये देखो ये दो फोल्डर हैं, इसका लेबल जो है वो 1 है रियल का और इसका लेबल 0 है, और आप जो है ना ज़रा अपना थीटा डी जो है ना ट्रेन करना सीख लें। तो पहली बारी तो इसके लिए इसकी ज़िंदगी बहुत आसान है डिस्क्रिमिनेटर की, कि ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो वो बहरहाल जो भी थीटा लर्न कर लेगा। तो हम अपने स्टेप्स यहाँ लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 है गेट एग्जाम्पल्स फ्रॉम जनरेटर, ठीक है। स्टेप 2 इज़ ट्रेन योर क्लासिफायर या डिस्क्रिमिनेटर। तो थीटा डी आपने पता चला लिया। अच्छा, तीसरे स्टेप में बारी आएगी थीटा जी को ट्रेन करने की। ये ट्रेन हो चुका ब्लू वाला डब्बा, और अब जनरेटर की बारी आई। आपने इसमें इनपुट पे नॉइज़ दी, इसने आपको कुछ प्रोड्यूस करके दिया। आपने अब जो इसने प्रोड्यूस किया है जनरेटर ने एक्स डैश, इसका मैं तीसरा डब्बा बना देता हूँ लेट से यहाँ पे। ये जो ये वाला स्टेप है ना पर्पल वाला, उसके लिए हमने क्या किया कि हमने नॉइज़ इनपुट की और जनरेटर से कुछ इमेजेस बना लिए। हो सकता है अच्छे हों, हो सकता है बुरे हों, अभी तो बुरे ही होंगे क्योंकि इसने कुछ सीखा ही नहीं है। और इनको हमने लेबल कर दिया 1 और इनको हमने इनपुट कर दिया सीधा का सीधा ब्लू वाले डब्बे में ये, और हमने देखा कि इसमें से कितनों को वो रियल कहता है और कितनों को वो फेक कहता है। तो हो सकता है वो 4 में से चारों को ही फेक कह दे, 4 फेक। तो हमने तो लेबल उनको 1 किया हुआ था और डिस्क्रिमिनेटर उनको लेबल 0 कर रहा है, तो हमारी एक्यूरेसी क्या हुई? 0 0 हो गई। पहली दफ़ा तो 0 ही होनी थी ना, 0 हो गई। तो ये जो हमने एक्यूरेसी है या जो भी क्रॉस एंट्रोपी लॉस है हमारा, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। क्रॉस एंट्रोपी लॉस वो जो भी इक्वेशन होती थी पी और एल एन पी या माइनस, वो जो हमने पढ़ी थी। लेबल भी है हमारे पास और क्लासीफायर ने जो आउटपुट किया है वो भी आ गया हमारे पास। तो ये हमने ना एक नंबर कैलकुलेट कर दिया। तो अगर तो उसने चारों को फेक कह दिया तो लॉस हमारा ज़्यादा हो गया। हमारा पहली आइट्रेशन पे पहली दफ़ा जब हम गैन यूज़ कर रहे हैं हमारा लॉस बहुत ज़्यादा हो गया। सर क्या हम ये चीज़ कंसिडर नहीं करेंगे कि उसने कितने छोटे से उसने डेटा को फेक या रियल क्या है, कितने छोटे से उसने यहाँ पे डेटा को फेक का है बना। हाँ, वो क्रॉस एंट्रोपी लॉस में ना हम प्रोबेबिलिटी ले रहे होते हैं। ये पी जो है ना वो प्रोबेबिलिटी है, तो दैट थिंग इज इनकाउंटर्ड, वो क्रॉस एंट्रोपी लॉस। तो बहरहाल ये आपके पास लॉस आ गया। अब आपके पास ये फाइनल जे आ गया है, और ये जो जे है ना इसका आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं।
डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू थीटा जी। तो कैसे होगा? ये आउटपुट डिस्क्रिमिनेटर पे डिपेंड करती है और डिस्क्रिमिनेटर जो है वो डिस्क्रिमिनेटर की इनपुट पे डिपेंड करता है। डिस्क्रिमिनेटर की इनपुट जो है वो जनरेटर के थीटास पे डिपेंड करती है। तो ये चेन मुकम्मल हो गई और हमने थीटा जी को ना अपडेट कर दिया। ट्रेन जनरेटर थीटा जी। ठीक है, अब थीटा जी भी बेहतर हो गए। तो फिर जनरेटर से आप कुछ सैंपल्स बनाएं, फिर इस डब्बे में रखें। अब थोड़े बेहतर हो गए होंगे क्योंकि अब उसने देख लिया है कि मैंने कैसे थीटास को चेंज करना है ताकि मेरी एरर कम हो जाए, थीटा जी को। और फिर फोल्डर आया तो एक्स डैश थोड़ा बेहतर हो गया, तो एक्स डैश बेहतर हो गया तो थीटा डी भी बेहतर हो जाएगा। दोबारा ये डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन होगा। थीटा मतलब ये 3 से स्टेप 2 पे आप आ जाएंगे वापस, या 4 स्टेप कर दें। जनरेट सैम्पल्स, जनरेट एक्स डैश। तो ट्रेन यहाँ से जो है ना, यहाँ से आप ऊपर चले जाए। ट्रेन करें दोबारा से डिस्क्रिमिनेटर को। तो बेसिकली 2 नेटवर्क ट्रेन हो रहे हैं। तो एक वक्त आएगा कि जब आप ये जनरेटर कुछ सैंपल्स प्रोड्यूस करेगा ना, तो जो ये वाला काम क्लासिफायर ने करना है, डिस्क्रिमिनेटर ने करना है, वो इन सबको 1 ही लेबल करेगा। आपने भी 1 का, इसने भी 1 का, लॉस बिल्कुल कम हो जाएगा। तो आपका जो है ना जनरेटर ट्रेन हो गया। तो अब आपका जनरेटर ट्रेन हो गया है, तो आप इस तरह करें कि ये वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा, ये केक का ये वाला हिस्सा काट के रख लें और इस पर नॉइज़ डालते जाएं और सैम्पल्स प्रोड्यूस करते जाएं। एनी क्वेश्चन? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जनरेटर ने रियल इमेजेस देखे थे कभी? आप जिस तरह ये देखें कि इनकोडर डिकोडर में, तो इनकोडर तो रियल इमेजेस देखता है ना। ये वाला आर्किटेक्चर है, ये जो जनरेटर, जो ये वाला आर्किटेक्चर है, इसमें जनरेटर ने रियल इमेजेस देखे हैं कभी? नो सर। नो सर। इसने देखे नहीं है, बट ये गेस करता है डिस्क्रिमिनेटर के आउटपुट पे। और डिस्क्रिमिनेटर ने रियल इमेजेस देखे हुए। तो वेरिएशनल ऑटो इनकोडर से ये थोड़ा मुख्तलिफ था। और ये इनकोडर के मुकाबले में ये जो हमारा जनरेटर है, इसने जो सैंपल्स प्रोड्यूस किए हैं, ये वो हैं जो आपको नज़र आते हैं। ये जो हमने देखे, दिस वाज गैन एंड दिस वाज वेरिएशनल ऑटो इनकोडर। तो हमारी जो सिंथेटिक एग्जांपल्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई, और उसका फ़ायदा भी होगा हमें और नुकसान भी होगा। तो ये ये जो 2 स्टेप्स हैं ना, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने आपको बताया। तो फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? फ़ायदा तो ये है कि सिंथेटिक डेटा हमारे पास आ गया है। मसलन दिस इज़ अ रीसेंट पेपर
आप जाकर देखेंगे ये 2018 का सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का ऑलमोस्ट बेस्ट पेपर है। तो दिस पेपर सेज के एक ज़माना होता था कि कैप्चाज जो हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व नहीं हो सकते थे। ये कैप्चाज आप लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं, टेक्स्ट डिटेक्शन बेसिकली करनी होती है या कैरेक्टर डिटेक्शन करनी होती है। तो तो इसके लिए हमें लेबल्ड डेटा चाहिए होता है। हम बार बार किसी वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो जो वो कैप्चा हमें दिखाते हैं हम डाउनलोड कर लेते हैं, और कुछ कैप्चाज हम डाउनलोड करते हैं और उनको लेबल करते हैं और उन पे ना टेक्स्ट डिटेक्टर को ट्रेन करते हैं तो कोई परफॉर्मेंस आ जाती है। तो इन्होंने कहा कि हम कुछ कैप्चाज आप हमें दे दें रियल वाले, और इस तरह के बेशुमार हम आपको प्रोड्यूस कर देंगे सिंथेटिक, और आपका ट्रेनिंग डेटा बढ़ जाएगा, तो आपको लेबल करने की ज़रूरत नहीं है खुद। और अगर आप टेक्स्ट डिटेक्टर को ट्रेन करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। एक तो ये है कि ये सिंथेटिक डेटा हमें मिलना शुरू हो गया है फॉर फ्री। यही हम चाहते थे एक ज़माने में कि डेटा भी खुद ही इकट्ठा कर ले मशीन। सर वो जो हमारा क्वेश्चन था एक पहले सेमेस्टर का, ये डेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही अप्रोच, तो साबित ये हुआ कि अगर अप्रोच ठीक हो तो डेटा आप खुद ही जनरेट कर लेंगे, बेशक फेक ही। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेटर है उसको आपने ये रियल एक्स देना है। तो कितने साइज का? ये अब डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम में। फॉर एग्जांपल फेसेस तो हमने देख लिया कि इन्होंने बना लिए। देखें, आपको ये याद रखना है कि जो GAN है इट इज़ अ डीप नेटवर्क इटसेल्फ। तो डीप नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए आपको डेटा ज़्यादा ही चाहिए होता है। वो अलग बात है कि जब वो ट्रेन हो जाएगा तो वो आपको और ज़्यादा डेटा दे देगा। सर फिर जो इतने हमने मैथमेटिकल चीज़ें की हैं, सॉरी क्या कहते हैं, स्टोकेस्टिक के जो भी वो नॉइस लेकर आए, वो इतने सारे मीन वेरियंस, इतनी सारी चीज़ें हमने की, उसका फिर फ़ायदा तो ना हुआ कि अगर हमें डेटा फिर उतने चाहिए। नहीं, इसके बहुत सारी एप्लीकेशन है ना। देखिए, अब ये देखें, ये जो हमें कुछ डोमेन्स तो ऐसी हैं ना जो दे आर रिलेटिवली सिंपलर, उनका डेटा ऑलरेडी है हमारे पास। अभी हम देखते हैं इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ। फेक कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। तो कुछ जो हैं डोमेन्स वो बहुत आसान है। जिस तरह ये वाली जो डोमेन थी ना, कैप्चा वाली है, इसका इमेज बड़ा सिंपल होता है, तो लेबल करने में बड़ा वक्त लगता है, बार बार डाउनलोड करें। तो इन्होंने कहा कि आपसे 500 कैप्चाज हमें दे देना, तो उसके बाद हम आपको जो है ओनली 500 लेबल कैप्चाज से आपको हम सारे कैप्चाज जो है ना वो प्रोड्यूस करके दिखा सकते हैं। तो ये केस ऐसा था जिसमें सिर्फ 500 एग्जाम्पल से आपका GAN भी सिंपल था और ट्रेन हो गया। बट कुछ डेटा तो आपको चाहिए ना, 500 एग्जाम्पल्स। राइट सर। तो इन्होंने कहा कि जो थ्रेशोल्ड था ना किसी कैप्चा को ब्रेक करने का, तो ये था कि चैलेंज सिर्फ यही होता था कि आपको बहुत सारी एग्जांपल्स डाउनलोड करके लेबल करनी पड़ती थी, एफर्ट बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने कहा कि कुछ लेबल कर दें, कुछ हम GAN से ले लेंगे और बस आपका काम हो जाएगा। तो डोमेन मूव्ड अहेड। फिर ये दिस इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ GAN, इसको इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन कहते हैं। दिस इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन कि इनपुट पे आप एक इमेज दें ना नेटवर्क के, और आउटपुट पे दूसरा इमेज दे दें, तो वो सीख जाता है कि एक से दूसरा कैसे बनाना है। तो आप ब्लैक एंड वाइट इमेज दें तो वो कलर्ड बना देता है, आप स्केच दें तो वो उसमें रियलिस्टिक टेक्सचर भर देता है, आप दिन दें तो वो रात बना देता है, आप लेबल्ड ये स्केच खाली ये
बॉक्सेस बना के दें तो उसमें रियल सीन भर देता है, एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो बहुत सारी जो है ना एक्साइटिंग एप्लीकेशन हैं इसकी, कि मतलब आप इमेजिन करें ना, एक आर्टिस्ट है वो बैग ड्रॉ कर लेता है, लेकिन टेक्सचर ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये ज्ञान ने उसको टेक्सचर भर दिया। और आप ये देखें कि आप कलर इमेज जो है वो ज़्यादा मेमोरी चाहिए उसको सेव करने के लिए, आप सेव कर लें ब्लैक एंड वाइट, और ज्ञान जो है वो उसमें कलर भर दे खुद ब खुद। तो ऑब्वियसली ये जो एग्जांपल्स पेपर में दिखाई जाती हैं ना, ये बेस्ट एग्जांपल्स होती हैं। दे आर नॉट लाइक एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। जब आप चीज़ को यूज़ करते हैं ना, तो आपको बहुत बुरी एग्जांपल्स भी नज़र आती हैं। अच्छा, ये हमने कर लिया ज्ञान। इसमें है कि ये ज्ञान को ना ट्रेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो ये चीज़ है। तो इट इज़ नॉट ईजी कि दो नेटवर्क्स आपस में मुकाबला करें तो उस तरह हो जिस तरह मैंने 1 2 3 4 करके लिखा है। तो दिस इज़ एन ऑन गोइंग रिसर्च। तो कैसे दो नेटवर्क्स का मुकाबला करवाया जाए आपस में, और तो उसमें एक ये चैलेंज आता है, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने पर, तो ये यही है जो मैं इधर लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें कि एक चैलेंज है, वो बस हम डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप कि ये एक फोल्डर है, इसमें बहुत सारे इमेजेस हैं रियल वाले, जो कि देखने से डिस्क्रिमिनेटर नहीं है, और इनमें से लेट से 3 इमेजेस में ना शर्ट है, बाकी सब में कुछ और है। 3 इमेजेस में शर्ट है, मैं एस लिख देता हूँ, और बाकी ये जो भी इमेजेस हैं ना, इनमें कुछ और है। तो और इस पे आपने ये ब्लू वाला डब्बा भी ट्रेन कर दिया रियल और फेक करके। और अब जनरेटर जो है ना, वो क्या करता है कि उसने कुछ सैंपल्स प्रोड्यूस किए, और अपने पैरामीटर्स को अपडेट किया, और उसकी कोई परफॉर्मेंस है, लेट से फर्स्ट आइटरेशन में उसकी कोई परफॉर्मेंस है, लॉस जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ। तो कुछ उसने जो प्रोड्यूस किए सैंपल्स, वो डिस्क्रिमिनेटर जो है ना उनको रियली लेबल कर रहा है कुछ। तो हुआ ये कि अगर तो वो तीनों सैंपल्स ये शर्ट वाले थे ना, फ़र्ज़ करें वो सारे सैंपल्स जो कि जिन डिस्क्रिमिनेटर ने जो रियल लेबल किए हैं, ये एक्स डैश वाले फ़ोल्डर में से, एक्स डैश वाले फ़ोल्डर में से, एक्स डैश वाले, इसको आप इमेजिन कर लें, इसको एक्स डैश वाला फ़ोल्डर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ में शर्ट भी है। तो सिर्फ वही सैंपल्स डिस्क्रिमिनेटर ने 1 लेबल किए हैं जो जिनमें शर्ट है। तो गैन को पता तो नहीं है कि शर्ट क्या होती है और शू क्या होता है, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा वो वाले सैंपल्स प्रोड्यूस करेगा जिनमें शर्ट नज़र आए, ताकि उसका लॉस कम हो, क्योंकि उसको पता चल गया है डिस्क्रिमिनेटर की वीकनेस। तो बाकी चीज़ें तो वो पकड़ लेता है, लेकिन शर्ट नहीं पकड़ सकता, तो वो शर्ट ही प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। एक्स डैश इज़ ओनली शर्ट। अच्छा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटर को सिर्फ शर्ट ही नज़र आ रही होती है जनरेटर से, तो वो उसका ध्यान बाकी चीज़ों से तो हट जाता है, वो इस चीज़ में लग जाता है कि मैं रियल शर्ट और फेक शर्ट में मुकाबला करूं, पता चला सकूं। तो कुछ वक्त, थोड़ी देर, कुछ वक्त गुजरता है, वो भी सीख जाता है, डिस्क्रिमिनेटर भी सीख जाता है। तो जैसे ही डिस्क्रिमिनेटर सीख जाता है तो गैन डर जाता है। गैन कहता है कि अच्छा, अब शर्ट बनाने का तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शर्ट तो उसने सीख ली है, मैं जितनी अच्छी बना सकता था ना वो सारी पकड़ लेता है। तो हो सकता है कोई और चीज़ हो जो इसने गलत कर दी हो, शू लेट से, या ट्राउज़र। तो फिर
जनरेटर जो है ना वो ट्राउज़र बनाना शुरू हो जाता है। तो इसका नुकसान आपको ये होता है कि कोई वक्त ऐसा नहीं आता कि जनरेटर सारी चीज़ें बना रहा हो। तो आपको तो आखिर में जनरेटर चाहिए ना जो आपको फेक कंटेंट बना के दे सारा, सिर्फ एक चीज़ ना बना कर दे। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि अभी एग्जिस्ट करते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट ये जो सिस्टम्स हैं। ऐसे नहीं है कि ये चीज़ें परफेक्ट काम करती हैं। तो इसका एक इलाज तो ये है कि जब जो एक इलाज प्रपोज हुआ है ना वो ये हुआ है, उसको बोलते हैं मेमोरी रीप्ले, और या मेमोरी के आप मुख्तलिफ जो जब आप मुख्तलिफ आए थे ना स्टेप 3 पे, तो आपने कुछ सैम्पल्स प्रोड्यूस किए थे। तो आप कुछ सैम्पल्स एक आइट्रेशन की ले लें, कुछ सैम्पल्स दूसरी आइट्रेशन के ले लें, कुछ सैम्पल्स तीसरी आइट्रेशन के ले लें, ठीक है ना। तो इस तरह में भी ये जो एक चीज़ के पीछे दोनों पड़ जाते हैं ना, उससे आप बच जाएं। दीज आर द फ्यू ट्रिक्स जो यूज़ करके ना कम्युनिटी इज़ ट्राइंग टू मेक गुड गेम्स। फेसेस हमने फेक प्रोड्यूस कर ली हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमसे अभी तक फेक प्रोड्यूस नहीं हुई, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो म्यूज़िक। तो if you will visit the Rumi lab, you will find some students, they are working on a very exciting application। वो ऐसा कैप्चा बनाना चाहते हैं जो ज्ञान ना सीख सके। तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन कि आप ABCD को ऐसे लिख सकते हैं कि ज्ञान को समझ ना आए लेकिन ह्यूमन को समझ में आ जाए। अच्छा इमोजी से लिख सकते हैं। जी, इमोजी इमोजीज की पैटर्न ऐसे बनाते हैं ABC। हाँ, लेकिन वो ज्ञान सीख जाएगा ना, इमोजी से भी लिखेंगे तो। उसको ट्रेन तो करना ही है ना आपने ज्ञान को, कुछ एग्जांपल्स। अच्छा बार अभी तक जो है ना हम ज्ञान के रहमो करम पे थे कि वो कोई भी सैंपल्स प्रोड्यूस कर दे। हमारा कंट्रोल नहीं था कि शर्ट प्रोड्यूस करे, ट्राउज़र प्रोड्यूस करे, शू प्रोड्यूस करे। उसके बाद जो है ना इन्होंने ये जो रिसेंटली जो सबसे सबसे जो हमारा फेमस अभी जो गैन है वो मेरा ख्याल है स्टाइल गैन है। तो स्टाइल गैन में दे फिगर्ड आउट कि इस जनरेटर का कौन सा वेरिएबल, कौन सा पैरामीटर चेंज करें ना, या ये नॉइज़ का कौन सा ये नॉइज़ चेंज कर रहे हैं ना, नॉइज़ का कौन सा पैरामीटर ज़्यादा करें। फर्ज करें आपने गैन ने आपने एक नॉइज़ इनपुट की और जनरेटर ने ना फेस बना दिया, फेस बना दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस फेस के ऊपर ना गॉगल्स आ जाएं, मैं कंट्रोल चाहता हूँ। तो दे फिगर्ड इट आउट कि कौन सी नॉइज़, ये एन डायमेंशनल नॉइज़ है ना, इसमें कौन सा पैरामीटर जो है ना आप तब्दील करेंगे ना तो इस चेहरे के ऊपर ऐनक आ जाएगी। कौन सा पैरामीटर चेंज करेंगे तो इसके बाल बदल जाएंगे। कौन सा कौन सा पैरामीटर चेंज करेंगे तो यहाँ एजिंग इफेक्ट आ जाएगा। कौन सा पैरामीटर चेंज करेंगे तो जेंडर चेंज हो जाएगा। तो दिस मेड मतलब अब हमारा फुल कंट्रोल आ गया है अपने सैंपल पे। तो आप ज़रा देखें कुछ एग्जांपल जो इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। अच्छा, इसमें ये देखें कि दो, ये दो जो ऊपर रो है और ये जो फर्स्ट कॉलम है, इसका आपको नॉइज़ पता है। अपने जनरेटर में आपने नॉइज़ डाली थी, उसने ये इमेजेस प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। तो अब आपने वो नॉइज़ जमा कर कर डाली है ना, तो ये जो सेकंड रो में आपको इमेजेस नज़र आ रहे हैं ना, वो नज़र आना शुरू हो गई। तो ये देखें कितनी, मतलब इट इज़ रियलिस्टिक इंटरपोलेशन।
लगता है कि एक ही जो नीचे वाली रो जनरेट करते लगता है एक ही फैमिली में के मेंबर्स हैं। हाँ, ये देखें इतनी रियलिस्टिक कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, इनमें से कोई भी तस्वीर असली इंसान नहीं था कभी। ये देखें कुछ पैरामीटर बदल रहे हैं तो उससे जेंडर बदलेगा। तो सिर्फ फेसेस नहीं है, बल्कि और भी डेटा सेट्स हैं जिन्होंने चीज़ों को तब्दील किया। तो आप ये देखें कि आप चेंज कर रहे हैं कुछ, तो तस्वीर में ना ऑब्जेक्ट का व्यू बदल रहा है। और कुछ कुछ चीज़ें बदल रही हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे रंग बदल गया, पेंट बदल गया कपड़े, बेडशीट बदल गई, पीठ बदल गई। तो दिस इज़ द लेवल वी आर एट विद गैन्स। तो ये आप जाके ज़रूर पढ़िएगा पेपर, स्टाइल गैन। तो उसमें भी अप्रोच यही अडॉप्ट हो रही है 1 2 3 4 वाली, बस थोड़ा आर्किटेक्चर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है। हम एक काफ़ी जगह पे नॉइज़ एंटर कर रहे होते हैं। तो ये हमने कर लिया है। तो वी आर डन विद दिस।
बट द चैलेंजेस कि ये जो फेसेस या गाड़ियाँ या इस तरह के जो डेटा सेट्स हैं ऑलरेडी बहुत बड़े डेटा सेट्स हैं हमारे पास, तो जब हमारे पास बड़ा डेटा सेट हो तो फिर तो डीप नेटवर्क ट्रेन करना आसान है। फ्रंट चैलेंज ये होता है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर वर्किंग ऑन दे आर लाइक वी हैव वेरी स्मॉल डेटा। जब डेटा बहुत कम है तो द क्वेश्चन इज़ के ज्ञान ट्रेन होगा नहीं होगा, हो सकता है ना हो, तो फिर क्या करेंगे? तो इट्स स्टिल एन ओपन प्रॉब्लम। मतलब ये ऐसे नहीं है कि हर प्रॉब्लम में ज्ञान इस्तेमाल हो। तो let's take a 10-minute break and then let's come back and let's look at another interesting application of deep networks.